गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आप लोगों ने जो जैविक कृषि वाला पाठ सुना है, उस जैविक कृषि वाले चैप्टर में आपने ये सारी बातें ध्यान से सुनी कि जैविक खेती जो है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैविक खेती की उपयोगिता कल मैं बता रहा था आपको, जैविक खेती की उपयोगिता और भारत में जैविक खेती की जो महत्व है या इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में चर्चा हुई थी हमने। और हमने बताया था कि जैविक खेती हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैविक खेती इसलिए जरूरी है कि हमारे जो परिस्थितियां हैं, भारत की जो परिस्थितियां हैं, इसमें जैविक खेती एक अनिवार्य रूप से होने वाला प्रक्रम है। इसकी विपुल संभावनाएं भी है और इसकी उपयोगिता को देख करके जैविक खेती पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज मैं आपको इसी के संदर्भ में आगे बताना चाह रहा हूं कि भारत में जैविक खेती का भविष्य क्या है। कल आप पढ़ रहे थे कि जब हरित क्रांति का प्रचलन भारत में हुआ और भारत जब अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, उसके बाद में हमारे दिमाग में ये तो बात बराबर बनी रही है कि यदि किसी प्रकार का हम ठान लें या प्रयास कर लें, हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं, विपुल हमारे पास इसके संसाधनों स्रोतों के भंडार हैं, जिससे हम किसी भी प्रकार की यदि लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य हमारा हासिल हो जाता है। हरित क्रांति एक बोने गेहूं की किस्म से शुरू हुई थी और उसने एक आमूलचूल परिवर्तन करके भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। एक ऐसी स्थिति थी जब भारत अन्न के लिए दूसरे देशों के मोहताज रहता था, वहां से अन्न को मंगाया जाता था, वहां से आयात किया जाता था। ये भारत के लिए बड़े शर्मनाक बात थी, लेकिन ये हरित क्रांति ने इसको परिवर्तन करके हमारे को आत्मनिर्भर बनाया। जैविक खेती जो है वो इसलिए है कि हम जैव उत्पादों को काम में लें। जो भी रासायनिक हम काम चीजें ले रहे हैं, रासायनिक उर्वरक काम में ले रहे हैं, ये रासायनिक उर्वरक वातावरण को प्रभावित करते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये सिद्धांत हमने आपको बताए थे। अब आपको ये चीज समझनी है कि 1930 के 1940 के समय में जब जैविक खेती की अवधारणा का सूत्रपात हुआ, उसके बाद ये आगे वाले जो 40-50 साल थे इसके ऊपर खूब मंथन कार्य हुए और 1993 में हम लोगों ने पहली बार इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। ठीक है, जबकि ये अवधारणा 1930 में आ गई। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के देशों में ये अवधारणा 1930 में आ गई थी। बायोडायनेमिक कृषि के रूप में या जैविक कृषि के रूप में आ गई थी। 1940 में भी इसके ऊपर काम शुरू हो गया और आपको बताया गया प्रकृति की ओर लौटो। यहाँ पर हमने सबने इस चीज को देखा और हमने ये भी देखा, लुक टू द लैंड। और ये बिल्कुल पते की बात है, ये समझने की बात है कि कोई भी प्रयास जब पहली बार सामने आता है तो इसको एक मूर्त रूप लेने में थोड़ा समय लगता है। तो ये अवधारणा 1930 और 1940 के बीच में आई और कई राष्ट्रों ने इसका उपयोग किया, लेकिन भारत जैसे देश में इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने में 50 साल लग गए। और 50 साल के बाद हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया कि हमारी जो खेती है वो जैविक
आधारित खेती होनी चाहिए, जैव उत्पादन आधारित खेती होनी चाहिए। 1993 में हमने इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया और अन्य प्रकार की कृषि को हमने हतोत्साहित करने का प्रयास किया। 2000 और 2001 इसमें हमने ऐसे औद्योगिक उत्पादों की शुरुआत करी और कुछ प्रामाणिक संस्थाएं स्थापित हुई। ये प्रामाणिक संस्थाएं इस जैविक खेती पर अपनी राय देने के लिए या अपना कार्य करने के लिए तैयार की गई। और उससे पहले हमने उसके बाद वर्ष 2014 में हमने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में जैविक कृषि संस्थान केंद्र को बनाया। ये 1 नंबर का सवाल बन सकता है बेटा, ध्यान रखिए। 2004 में जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद बनाया गया और 2016, देखिए समय तो लगा है, 2016 में सिक्किम राज्य को पहला जैविक कृषि उत्पादक राज्य घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 2016 में हमने सिक्किम को देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया। इसके बाद में टिकाऊ कृषि मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, एकीकृत बागवानी विकास योजना, ये सारे संस्थाएं हैं, ये प्रकाश में आई, प्रचलन में आई और हमने जैविक खेती को और ज्यादा अच्छी तरीके से काम में लाना शुरू कर दिया। ये सब बातें समझने के बाद में आपको ये बात भी समझनी है कि भारत में जैविक खेती का क्या भविष्य है। आपने इस चीज को देखा कि भारत में आपने इस चीज को देखा कि जैविक खेती जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता को देखने के बाद में हमने इस दिशा में सोचना शुरू किया और 50 सालों की हमारी मेहनत के बाद हमने 1993 में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि हमें ये कृषि करनी चाहिए। और उसके बाद में 2004 में हमने ये गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के अंदर ये जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र भी बनाया और 2016 में सिक्किम पहला राज्य घोषित किया गया। और अब इसको देखा देख हम अन्य राज्यों में भी जैविक कृषि का प्रचलन करें तो हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी धीमी गति से ये कार्य क्यों हो रहा है। इस इतनी धीमी गति से कार्य होने के कारण ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे जैविक खेती के प्रचुर संभावना नहीं है। हमारे यहाँ जैविक खेती की प्रचुर संभावना है, लेकिन हम स्वयं अभी तक मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। अब लोगों में इस बात की समझ आ गई है, अब किसानों में इस बात की समझ आ गई है। अब प्रामाणिक संस्थाएं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, गवर्नमेंट एजेंसियां भी इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि जैविक खेती जो है वो रासायनिक खेती से ज्यादा अच्छी है। वह किसी प्रकार से प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़े बिना, पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़े बिना, मानव स्वास्थ्य को बिगाड़े बिना जैविक कृषि जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने इस दिशा में अब बहुत ही गहराई से मनन करना शुरू कर दिया है, विचार करना शुरू कर दिया है। और अब आपको इस चीज की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर जैविक खेती के चलाने के हमारे पास प्रचुर संभावनाएं हैं। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे किसी प्रकार लिख लेता हूं मैं, भारत में जैविक खेती का भविष्य।
सबसे पहला अच्छी बात क्या है कि हमारे पास जैविक खेती के संसाधनों की उपलब्धता है। हमारे को इधर उधर कहीं भी किसी चीज को आयात करने की जरूरत नहीं है, किसी को मंगाने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमारे स्वयं के पास संसाधनों की उपलब्धता है। हमारे पास रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करें, हमारे पास प्रचुर उपजाऊ कृषि क्षेत्र भी है। हमारे पास जैविक खेती को अपनाने के स्थापित केंद्र भी हैं। इसलिए हमारे को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आने की संभावना नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट द इनपुट्स विद अस। दूसरी बात, किसान जो है ये रासायनिक उर्वरकों की खपत भी कम करने लगा है। ये दूसरी बात। एक तो इसके साइड इफेक्ट हैं, पर्यावरण से प्रदूषित होता है और ये महंगा भी है और आसानी से इसको बनाया नहीं जा सकता। किसान जो है ये बाजार पे निर्भर रहता है इसके लिए खरीदने के लिए, ये स्वयं इसका निर्माण करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान ये समझने लगा है कि वो इस रासायनिक उर्वरक की खपत को कम कर दे और इस दिशा में हम लोग सफल भी हुए। किसानों में ये जागृति या जागरूकता उत्पन्न हुई है कि वो रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर रहा है। परंपरागत खेती में ये चीजें हैं। कार्बनिक अपशिष्टों की उपलब्धता, हमारे पास इसके प्रचुर भंडार है और ये कार्बनिक अपशिष्ट हैं, ये हमारे जैविक खेती में उपयोगी हैं। इनसे हम जैविक खाद बना सकते हैं कार्बनिक पदार्थों से, इसलिए इसकी उपलब्धता यहाँ खूब है। इसलिए जैविक खेती की संभावना बराबर बनी हुई है। हम यदि अन्न उत्पादन बहुत ज्यादा करते हैं तो दूसरे नीडी राष्ट्रों को हम हमारी कृषि संपदा का निर्यात भी कर सकते हैं और निर्यात की यहाँ पूरी संभावना है। निर्यात के यहाँ पे पूरे बने हुए हैं, निर्यात आराम से किया जा सकता है। निर्यात की संभावना, एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पास हमारी खपत से अधिक कोई चीज उपलब्ध रहती है तो हम दूसरे राष्ट्रों को हम इस चीज का निर्यात करके वहां से हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। इसका भी हमारे को फायदा है। मैंने बताया प्रामाणिक संस्थाओं की उपलब्धता, ये आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में कार्य कर रही है। ऐसी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में कार्य कर रही है, जिसमें विदेशी संस्थाएं के साथ साथ भारत में भी ऐसी संस्थाएं हैं और हमारे देश में लगभग 28 ऐसी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में कार्य कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, जैविक खेती की जो संभावना में अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु यह है कि किसान की जागरूकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता है और हमारे पास निर्यात की संभावना है, कार्बनिक संसाधन की अपशिष्टों की उपलब्धता है,
प्रामाणिक संस्थाएं भी खूब है जो इस दिशा में कार्य कर रही है, और किसान भी जागरूक है। यदि किसान इसमें रुचि ले रहा है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम किसी काम को करते हैं उसमें हमारी स्वयं की रुचि कितनी है। मैंने आपको बताया है कि आपको जब पढ़ाया जाता है आप उसको कितना सीरियसली लेते हो। एक सामान्य तरीके से आप सुन रहे हो और एक सामान्य तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी में यदि थोड़ा सा भी अंतर है तो ये चीज़ें आपके लिए भी काम की नहीं रहेगी, मेरे लिए भी काम की नहीं रहेगी। अनटिल अनलेस आप इतने जागरूक बने कि आपकी और मेरी जो वेवलेंथ है, आपकी और मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें तारतम्य हो, आप वही सुने जो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं वही बताऊँ जो आपके काम की चीज़ है। तो किसान यदि जागरूक है, किसान ने इसको मान लिया है, किसान ने इसको ठान लिया है, ये इसने तय कर लिया है कि मुझे जैविक खेती ही करनी है, तो रासायनिक खेती दौड़ती हुई नजर आएगी। रासायनिक उर्वरकों की जो खपत है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हमारे पास कार्बनिक अपशिष्ट है, इसकी उपलब्धता खूब है, इससे हम जैविक खाद बनाएंगे। अब आपका जो नेक्स्ट बिंदु है वो सारी चीजें खाद से लेकर है। अब हम आपको जीवांश खाद के रूप में कुछ बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में आपने अब तक क्या चीजें देख ली। रिकैप करूं मैं आपको इस पाठ को। इस पाठ का नाम था जैविक कृषि, और ये एक प्रकार की मैंने आपको बताया था किसान के लिए एक खेती की वैकल्पिक पद्धति है। जो हमारी परंपरागत खेती थी वो रिप्लेस हुई वैज्ञानिक खेती द्वारा। अभी भी कई जगह पे परंपरागत खेती की जा रही है, लेकिन अभी किसान जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें वैज्ञानिक खेती को समझने लग गया है, और वैज्ञानिक खेती के साथ साथ अब किसान में इतनी भी जागरूकता आ गई है कि वो जैविक खेती को समझने लग गया है और अपने नफे नुकसान को ये जानने लग गया है। पर्यावरण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करना है, उसने इस चीज को ठान लिया है, समझ लिया है। इसलिए जैविक कृषि जो है इसकी अवधारणा जैविक कृषि का के घटक, जैविक कृषि के महत्व, जैविक कृषि का उद्देश्य, जैविक कृषि के सिद्धांत, जैविक कृषि की भारत में उपयोगिता, जैविक कृषि का भारत में भविष्य और जैविक कृषि की संभावना है। इतनी बातें मैंने अब तक आपको बताई है। जैविक कृषि क्या है, इसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके क्या प्रिंसिपल हैं, और भारत में यह अनिवार्य क्यों है, भारत में इसका फ्यूचर क्या है, और भारत में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम खेती कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको इस बारे में सारी बातें बताई, और मैं यहाँ तक बताया आपको कि हमने एक ऐसा राज्य भी डेवलप कर दिया जिसमें संपूर्ण खेती जो है वो जैविक खेती प्रयोग की जा रही है। तो जैविक खेती की संभावनाएं हमने देख ली। अब हमारे को जो रासायनिक खाद है उसका रिप्लेसमेंट करना है जीवांश खाद से। जैविक खेती को करने के लिए हमारे को जीवांश खाद के ऊपर ध्यान देना है। जीवांश खाद क्या है? एक प्रकार से यह कार्बनिक खाद है। यह रासायनिक खाद है। ये एक प्रकार की कार्बनिक खाद है। तो हमारे यहाँ कार्बनिक अपशिष्ट खूब है, तो ये एक प्रकार की कार्बनिक खाद है जो जीवधारियों के अवशेषों से
या जीवधारियों के अपशिष्टों से या जैविक अन्योन्य क्रियाओं से तैयार की जाती है। इसको हम बोलते हैं जीवांश खाद। जीवांश खाद मैंने कल आपको बताया था कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है और किसान पूरा का पूरा कृषि के कार्य पर निर्भर है, लेकिन उसके साथ साथ वह पशुधन व्यवसाय को भी अपना रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो कल मैंने बताई थी। पशुधन व्यवसाय से हम लोगों को गोबर खाद बनाने में, कंपोस्ट खाद बनाने में बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम लोग आपको हरी खाद भी बनाएंगे, हरी खाद भी बनाना बताएंगे। जैव उर्वरक भी किस प्रकार से बनते हैं वो भी बताएंगे। पहले हम ऊपर वाली दो बातें हैं उसके बारे में बताएंगे। यदि हमारे पास पशुओं की भरमार है तो पशुओं की मलमूत्र, पशुओं को हमने जहां बांधा है वहां की बिछावन और सनी हुई मिट्टी। सनी हुई मिट्टी से मेरा अभिप्राय यह है कि वह मिट्टी जिसके अंदर पशु ने अपना मूत्र दिया गया है या अपना मल दिया गया है। आपने गोबर उठा लिया लेकिन उसके बाद जो मिट्टी है उसके अंदर उसका मूत्र गया है या उसका गोबर का थोड़ा भाग गया है, वह मिट्टी भी हम काम में लेकर के कंपोस्ट खाद और जैविक खाद बना सकते हैं। इसकी अलग अलग विधियां भी आएगी आपके बाद में जाके। कंपोस्ट खाद जो खेत खलिहान का फार्म लिटर जिसको बोलते हैं, खेत खलिहान की जो अवशिष्ट है उसको इकट्ठा करते हैं, और टाउन कंपोस्ट जो गलियों में या शहरों में जो कचरा इकट्ठा होता है, यह कचरा और फार्म लिटर इन दोनों को मिला करके हम कंपोस्ट खाद को बनाते हैं। ये भी आपके आएगा। इस प्रकार की खाद और ये खाद, ये दोनों ही खाद जो है हमने इसको जैव खाद के रूप में लिया, जैविक खाद के रूप में लिया है। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जो पशुओं के या जीवधारियों के मृत अवशेष हैं जिसमें हड्डियां आती है, अस्थि पंजर आते हैं, ये सारे भी इसका उपयोग भी हम जीवांश खाद के रूप में कर सकते हैं। मछलियों के अवशेष भी हम इसमें काम लेते हैं, रक्त प्लाज्मा को भी काम में लेते हैं, हड्डी का चूर्ण वगैरह है, ये सारी चीजें हम इसका उपयोग जैव खाद के रूप में करते हैं। जीवांश खाद हमारे लिए क्यों जरूरी है? रासायनिक खाद हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हैं, और जीवांश खाद हमारे लिए लाभदायक इसलिए है कि इससे मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। ह्यूमस के बारे में आपसे मैंने बात करी थी, और ह्यूमस के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको बताया था करकट। ये क्या है? ये फॉर्मेटर है एक प्रकार का। करकट क्या है? पेड़ पौधों के सूखी पत्तियां या जो पत्तियां झड़ गई है नीचे, ये कालांतर में एक प्रकार का फॉर्मेटर बनाती है या करकट बनाती है। इससे बाद में आलेप बनता है, डब बनता है, डब से ह्यूमस बनता है, और इससे हम जो जीवांश खाद वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। तो जीवांश खाद जो है मृदा के कणों को आपस में दृढ़ता से बांधे रखती है। नंबर 1, जीवांश खाद मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। जीवांश खाद का निर्माण आसानी से होता है। जीवांश खाद से मृदा का अपरदन कम होता है। जीवांश खाद से मृदा की संरचना में सुधार आता है, और जीवांश खाद कम ताप पर नियंत्रित होती है।
So these are the importance of ये जीवांश खाद की उपयोगिता के बारे में मैंने बताया कि जीवांश खाद किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब रासायनिक खाद आपने प्रयोग में ली है, आपको इस चीज का जानकारी है, और जीवांश खाद उसके ऊपर एक बेहतर तरीके से स्थापित हुई है और आप लोगों ने इसको समझा है। तो रासायनिक गुणों पर भी जीवांश खाद किस प्रकार से करती है, ये मृदा की क्षारीयता और लवणीयता इसको प्रभावित करती है। यह मृदा के पीएच को प्रभावित करती है। इसके अलावा इसका यदि हम उपयोग करते हैं तो मृदा पर विषैले पदार्थों का प्रभाव कम हो जाता है, और इसके अलावा मृदा की धनायन क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा की धनायन क्षमता वृद्धि होती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये धनायन तत्व हैं। इसके अलावा मृदा जो है के अंदर जब हम जीवांश खाद का प्रयोग करते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक्स तथा कुछ हार्मोन्स, इनका प्रभाव जो है अच्छी तरह से होता है, इनकी प्राप्ति भी होती है, दोनों बातें होती है। वी कैन get effect of the antibiotics and hormone and we can also receive। ये मृदा से जब जीवांश खाद काम में लेते हैं तो हम इसकी हमारे को प्राप्ति भी होती है और इसका प्रभाव भी पड़ता है। जीवांश खाद के और भी बहुत फायदे हैं। जीवांश खाद जो है मैंने बताया जीवधारियों की अन्योन्य क्रिया जो परस्पर धनात्मक होती है या परस्पर ऋणात्मक होती है, इसमें भी वृद्धि करती है। जीवधारियों की जो जैविक क्षमता है, जीवधारियों की संख्या में वृद्धि करती है। ये जैविक अपघटन को रोकती है। ये अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदलती है और इसकी उपस्थिति से मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। ये बातें मैंने आपको बताई जीवांश खाद के बारे में। मैं वापस आपको रिकैप करता हूं। जीवांश खाद के बारे में हमने चर्चा करी। देखिए क्या किया हमने, जीवांश खाद, इसकी सबसे पहले आपने परिभाषा देखी। परिभाषा में आपने क्या देखा कि ये जीवधारियों के जैव अंशों से, उसके अवशिष्टों से या मृत शरीरों से, इसके अलावा कई जीवधारियों के हड्डियों से, अस्थिपंजर से, मछलियों से, ये सारी चीजें आपने इसकी परिभाषा में देखा। ये तैयार की परिभाषा। उसके बाद जीवांश खाद की उपयोगिता। जीवांश खाद की उपयोगिता में आपने देखा कि यह मृदा के भौतिक गुणों में परिवर्तन लाती है, मृदा के रासायनिक गुणों को प्रभावित करती है। इसके बाद मृदा में पाए जाने वाले जीवधारियों की संख्या में वृद्धि करती है और जैविक क्रियाओं का संचालन आसान करती है।
खाद जो है इसके मैंने तरीके मुख्य रूप से मैंने बताए थे। जीवांश खाद के प्रकार वो आपको हम आगे बताएंगे आगे वाली क्लासों में। एक तो गोबर खाद और एक कंपोस्ट खाद को दोनों को महत्व मुख्य रूप से मैंने दिया था। और मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे पशुधन बहुत ज़्यादा है